तो हमने लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था रेजिस्टेंस के ऊपर। उसी के ऊपर हम कुछ आज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ सेमी कंडक्टर इज 2 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। इट्स रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 5 ओम। फाइंड रेजिस्टेंस एट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें सेमी कंडक्टर के लिए सोल्व करना है। तो इसमें देखते हैं, चलो इसका सोल्यूशन। तो ये कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो 5 ओम है। तो मैंने ये बोला कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। और जो इसका फाइनल टेम्परेचर है टी फाइनल, ये हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो उस पर हमें रेजिस्टेंस आर फाइनल पता करना है। अच्छा, इसमें ये देखो कि इसमें जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया गया है वो 2 × 10⁻³ दिया गया है। तो इसमें एक गलती ये हो जाती है स्टूडेंट से कि वो अल्फ़ा को ये रख देता है। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा होता था वो हम जानते हैं नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव नहीं रखना, इसको रखना -2 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आर फाइनल विल बी आर इनिशियल 1 प्लस, अभी अल्फ़ा कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट वाला यूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ से डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी इज़ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 300 माइनस 100, तो ये आ गया 200 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा हम पुट कर देते हैं। आर फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। आर इनिशियल है 5, 1 प्लस अल्फ़ा हो गया 2 × 10⁻³ इंटू ये हो गया 200। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आर फाइनल आ जाएगा ये 5, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.4। तो आर फाइनल आ गया ये 0.6 इंटू 5, ये आ गया 3 ओम। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें हमें ये सीखना था अगर ये कंडक्टर होता तो उसका अल्फ़ा पॉजिटिव होता, ये सेमी कंडक्टर है तो उसका अल्फ़ा नेगेटिव है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ए कंडक्टर इज 2T × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 127 डिग्री सेल्सियस। देखो, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो अल्फ़ा कैसा था, कांस्टेंट, तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब हम वेरिएबल टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो फाइनली अगर हम आर फाइनल जो निकालेंगे तो आर फाइनल आएगा तो यही आर इनिशियल इंटीग्रल 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा डी टी। ठीक है, ये टी इनिशियल और ये टी फाइनल। ठीक है, तो इसमें डेटा हम पुट करते हैं कि डेटा क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेल्सियस पे वो 100 ओम है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो आर आई दिया गया है 100 ओम एट इनिशियल टेम्परेचर, ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आर फाइनल दिया गया है, आर फाइनल है, अच्छा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एट आर फाइनल हमें फाइंड आउट करना है एट फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर का जो यूनिट लिखा जाता है वो केल्विन में होता है, और जबकि यहाँ दिया गया 27। अगर हम यहाँ पर इनिशियल लिमिट 27, फाइनल लिमिट 127 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो टी आई विल बी 27 प्लस 273, ये हो गया 300 केल्विन, और टी एफ हो गया 127 प्लस 273, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 400 केल्विन। अच्छा, इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें क्या थी, टेम्परेचर की जो पावर थी 1 थी, तो चाहे वो केल्विन में माइनस कर दो या डिग्री सेल्सियस में माइनस कर दो वो एक ही बात होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर का यूनिट कुछ और होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, इसके लिए लिखते हैं, हमारे पास जो अल्फ़ा दिया गया है वो कैसे, अल्फ़ा वेरिएबल है, अल्फ़ा इज़ 2T इंटू 10⁻⁴ एंड इट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल था तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, आर फाइनल विल बी, आर इनिशियल हो गया 100, 1 प्लस इंटीग्रल, ठीक है, ये अल्फ़ा हो जाएगा 2T इंटू 10⁻⁴ dt।
ठीक है, लिमिट हम लगा देते हैं, लिमिट हो जाएगा 300 से लेकर 400 तक। ठीक है, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आर फाइनल विल बी 100, 1 प्लस 10⁻⁻4 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रल 2t dt। ठीक है, 2t का इंटीग्रल हो जाता है t²/2, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2, तो 2 से वो 2 कट जाएगा, तो ये ओवरऑल बच जाएगा 100, 1 प्लस 10⁻⁻4 इंटू t², और इसमें लिमिट लगा देंगे 300 से लेकर 400 तक। ठीक है, तो आर फाइनल जो आ गया वो आ गया, यहाँ पर देखो ये 100, 1 प्लस 10⁻⁻4 इंटू टी की जगह रखेंगे 400, तो 400² माइनस 300², तो ओवरऑल जो आर फाइनल ये आ जाएगा। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इसमें भी 100 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो ये 10⁻⁻4 और 10⁻4 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 100, 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3², तो ये आ गया 16 प्लस 1 17 माइनस 9, ये हो गया 8। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आ गया 800 ओम। तो देखो हमने कांस्टेंट अल्फ़ा का भी क्वेश्चन कर लिया और वेरिएबल अल्फ़ा का भी क्वेश्चन कर लिया। देखो अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 2 वायर्स हैविंग इनिशियल रेजिस्टेंस R01 एंड R02 एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, कि 2 रेजिस्टेंस है R01 जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R02 टेम्परेचर कोफिशिएंट α2, सीरीज़ में उनको जोड़ दिया है। फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स सच दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो याद भी होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है, तो ठीक है ये सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है। तो एट टेम्परेचर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एट T0 टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस है R01। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R02। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया α1 और ये हो गया α2। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं, ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, R0 विल बी R01 प्लस R02। ठीक है, अच्छा, तो मैंने बोला कि जो फाइनल टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर राइज कर दिया एट फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, TF। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होके कितना हो गया, RF1 हो गया, और इसका रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया RF2। तो इनका जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, R फाइनल, वो इन दोनों का सम आएगा, वो आ जाएगा RF1 प्लस RF2। तो ठीक है, हमें ये कहा गया है कि जब भी टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये R0 और RF दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। हमने कहा कि जो टेम्परेचर चेंज हो गया डेल्टा टी, वो कितना हो गया, T फाइनल माइनस T0। तो जो RF1 आ जाएगा, RF1 ये हो जाएगा R01 1 प्लस α1 डेल्टा टी। ठीक है, और RF2 हो जाएगा R02 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, कि फाइनल जो रेजिस्टेंस है RF और ये इनिशियल रेजिस्टेंस है R0 ये सेम रहेगा, तो RF शुड बी इक्वल टू R0। चलो लिखते हैं इसके अंदर, ये RF हो जाएगा RF1 प्लस RF2 शुड बी इक्वल टू R01 प्लस R02।
तो RF1 हो गया R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू R01 प्लस R02। इसको ओपन करके लिख देते हैं R01 प्लस R01 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R02 प्लस इसके साथ जाएगा R02 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू R01 प्लस R02। तो R01 से R01 कैंसिल, R02 से R02 कैंसिल, तो यहाँ देखो जो बच जाएगा वो आ जाएगा R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा टी तो 0 हो नहीं सकता, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ही रिजल्ट आ गया। जैसे ये रेजिस्टेंस और अल्फ़ा का रिलेशन आ गया, ऐसे रेजिस्टिविटी का भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस को लिखते हैं रो एल बाई ए, तो इसका एल बाई ए और इसका एल बाई ए एक दूसरे से कैंसिल कर जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी के अंदर रिलेशन निकालना हो तो आप निकाल सकते हो रो नोट 1 अल्फ़ा 1 प्लस रो नोट 2 अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन आ जाएगा। ये रिज़ल्ट कई बार यूज़ में आता है, ये वाला कंडीशन बहुत बार दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। रो नोट 1 अल्फ़ा 1 प्लस रो नोट 2 अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये दोनों के दोनों वायर एक ही सेम मटेरियल के नहीं हो सकते या एक ही टाइप के मटेरियल के नहीं हो सकते। अगर एक अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो दूसरा अल्फ़ा नेगेटिव होगा, मतलब अगर एक कंडक्टर है तो दूसरा सेमी कंडक्टर होना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का हम डिवाइसेस बनाते हैं जिसमें अगर हम रेजिस्टेंस का चेंज नहीं चाहते हैं टेम्परेचर से, तो हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर को एक सेमी कंडक्टर के साथ मिलाते हैं और उसका एक नया वायर बनाते हैं, ताकि अगर एक की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दूसरे की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे इसको लिखना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि कंडक्टर प्लस सेमी कंडक्टर हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, उससे ये वाला डिवाइस बनता है। तो देखो इसी रिजल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। कार्बन एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। वट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ तो इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस आर नोट एल्यूमिनियम मान लेते हैं और कार्बन का आर नोट कार्बन मान लेते हैं। तो हमें यही दोनों पैरामीटर्स हमें निकालने हैं। तो ठीक है, एक इक्वेशन तो हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, आर नोट 1 अल्फ़ा 1 प्लस आर नोट 2 अल्फ़ा 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो आर नोट एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम प्लस आर नोट कार्बन अल्फ़ा कार्बन शुड बी इक्वल टू 0। तो आर नोट एल्यूमिनियम इंटू अल्फ़ा एल्यूमिनियम हो गया 4 इंटू 10⁻³ प्लस आर नोट कार्बन हो गया आर नोट सी और अल्फ़ा सी हो गया -0.5 इंटू 10⁻³ शुड बी इक्वल टू 0। तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। तो आर नोट एल्यूमिनियम इंटू 4 शुड बी इक्वल टू आर नोट कार्बन इंटू 0.5, ये इधर चले जाएगा। तो ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आर नोट कार्बन इज़ 8 आर नोट एल्यूमिनियम। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या है कि ये दोनों के दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जो इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है 0 डिग्री पे, वो कितना दिया गया 27 डिग्री। तो ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड रिलेशन है वो है आर नोट एल्यूमिनियम प्लस आर नोट कार्बन इज इक्वल टू 27। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो आर नोट एल्यूमिनियम प्लस इसकी जगह रख देंगे 8 आर नोट एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू 27। तो ये आ गया 9 आर नोट एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27। ये हमें दे देगा
आर नोट एल्यूमिनियम दे देगा 3 ओम, ठीक है। और आर नोट कार्बन जो हो जाएगा, आर नोट कार्बन ये आ जाएगा 8 इंटू इधर से इसको 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 24 ओम, ठीक है। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम और कार्बन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, तो इसको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रेजिस्टिविटी के अंदर भी ये सेम रिलेशन होता है। तो इसमें अगली वैरायटी आते हैं क्वेश्चंस की कि हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें गिवन क्या है कि देयर आर 2 रजिस्टर्स विद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। दीज हैव रेजिस्टेंसेज R01 एंड R02 एट 0 डिग्री सेल्सियस। Then we need to find the equivalent temperature coefficient of resistance if these resistors are connected in series। फर्स्ट केस हम सीरीज़ का लेंगे, सेकंड केस हम पैरेलल का लेंगे। तो दोनों में हम जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी याद रखेंगे। तो उस रिजल्ट को डेराइव करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस थे, ठीक है। एक ये हो गया, एक इसके साथ पैरेलल सीरीज़ में ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो R01 था, इसका रेजिस्टेंस R02 एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अल्फ़ा 1, ये हो गया अल्फ़ा 2। तो इसको मैं हटा के एक सिंगल अगर मैं रेजिस्टेंस लगाऊं तो ये हो गया, इसका जो अल्फ़ा हो गया ये अल्फ़ा इक्विवेलेंट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया R0। ये कितना हो गया, सीरीज़ में दोनों ऐड हो जाते हैं, R01 प्लस R02, ठीक है। एट मान लेते हैं कि किसी और टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी फाइनल टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया RF1, ये रेजिस्टेंस हो गया RF2, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, ये जो फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा ये आ जाएगा RF, वो कितना आएगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये हो जाएगा R0 इंटू यहाँ पर जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस आया है डेल्टा T, वो कितना आया है T-0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू T, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 R0 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, ठीक है। ये हमने यूज़ किया, ठीक है। तो चलो हम RF1 और RF2 की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अगर ये इनिशियल रेजिस्टेंस R01 है तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 1 का वो RF1 हो जाएगा R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह कितना लिखा हमने T। ऐसे RF2 लिखा हमने R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T, ठीक है। तो हम लिखते हैं जो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा RF ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए RF1 प्लस RF2। तो ये फाइनल जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो RF1 प्लस RF2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। RF की वैल्यू रख देते हैं R0 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T। RF1 हो जाएगा R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 T प्लस R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 T, ठीक है। तो इसको ओपन करके लिख देते हैं R0 प्लस R0 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T इज इक्वल टू R01 प्लस R01 अल्फ़ा 1 T R02 प्लस R02 अल्फ़ा 2 T। अब जो R0 है, R0 वो R01 और R02 के बराबर है, तो ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हमने इसके साथ हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R0 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T इज इक्वल टू R01 अल्फ़ा 1 T प्लस R02 अल्फ़ा 2 T, ठीक है। तो चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ से हम जो T को भी एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे, तो जो इससे अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा, अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा R01 अल्फ़ा 1 प्लस R02 अल्फ़ा 2 डिवाइड बाय R0, जिसमें R0 का मतलब हो गया R01 प्लस R02। तो ठीक है, हम 2 रजिस्टर के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
आर नोट वन अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू डिवाइड बाय आर नोट वन प्लस आर नोट टू। तो ये वाला जो अल्फ़ा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया ये सिंपल है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये किसके लिए आया? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस होंगे तो आर नोट वन अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू प्लस आर नोट थ्री अल्फ़ा थ्री डिवाइड बाय आर नोट वन प्लस आर नोट टू प्लस आर नोट थ्री, ऐसे करके हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सेकंड केस है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया आर नोट वन, ये हो गया आर नोट टू, ये हो गया अल्फ़ा वन और ये हो गया अल्फ़ा टू। ये दोनों का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं और उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस के से डिनोट करूं तो इसका अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर नोट हो जाएगा तो इसका जब पैरेलल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वन बाय आर नोट इज इक्वल टू वन बाय आर नोट इज इक्वल टू वन बाय आर नोट वन प्लस वन बाय आर नोट टू। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नोट वन आर नोट टू है और टी डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस पे ये आर नोट वन हो जाएगा आर एफ वन और आर एफ वन को लिखा जाएगा आर नोट वन वन प्लस अल्फ़ा वन डेल्टा टी। ठीक है, और आर एफ टू हो जाएगा आर नोट टू वन प्लस अल्फ़ा टू डेल्टा टी इज़ टी। ठीक है, और जो आर एफ होगा आर एफ ये हो जाएगा आर नोट वन प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वन बाय आर एफ, इसको लिखा जाएगा वन बाय आर एफ वन प्लस वन बाय आर एफ टू। ठीक है, इन दोनों का जो भी फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसको ऐसे लिखेंगे पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो हम सारा का सारा डेटा इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वन बाय आर एफ को हमने लिखा वन बाय आर नोट वन प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू टी प्लस इज इक्वल टू वन बाय आर एफ वन को लिखा आर नोट वन वन प्लस अल्फ़ा वन इंटू टी प्लस वन बाय आर नोट टू वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू टी। ठीक है, ये जो पूरा फैक्टर है इसको ऊपर ले जाते हैं, वन बाय आर नोट वन प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू वन बाय आर नोट वन वन प्लस अल्फ़ा वन टी प्लस वन बाय आर नोट टू वन प्लस अल्फ़ा टू इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्पेशल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि वन प्लस इसको सॉरी इन सब की जो पावर थी वो माइनस वन थी, इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? वन प्लस एक्स की पावर एन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। और ये कब लगता है? व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन वन। तो जो अल्फ़ा इक्विवेलेंट है इसकी जो पावर होती है वो 10 की पावर माइनस थ्री माइनस फोर होती है। तो ये पूरा फैक्टर वन से बहुत छोटा होता है, तो मैं इसको पावर बोल सकता हूँ, इसको एन बोल सकते हैं। तो एन जो होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम ओपन करके लिखेंगे 1/r0 1 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू 1/r01 1 माइनस अल्फ़ा 1 टी प्लस 1/r02 1 माइनस अल्फ़ा 2 टी। ठीक है, तो इन सबको हम ओपन करके लिख देते हैं 1/r0 माइनस 1/r0 अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू 1/r01 माइनस 1/r01 अल्फ़ा 1 टी प्लस 1/r02 माइनस 1/r02 अल्फ़ा 2 टी। ठीक है, तो 1/r0 इज इक्वल टू 1/r01 प्लस 1/r02, तो ये फैक्टर कट जाएगा, जो माइनस बचेगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/r0 अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी इज इक्वल टू 1/r01 अल्फ़ा 1 टी प्लस 1/r02 अल्फ़ा 2 टी। ठीक है, तो टी से टी भी कैंसिल, तो जो r0 है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि r0 को हम लिख सकते हैं ये, तो जब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट बचेगा वो रिज़ल्ट बचेगा, इसको हम टी से टी कैंसिल कर देते हैं, तो जो अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा, अल्फ़ा इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, तो इससे रिलेशन आ जाएगा अल्फ़ा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1/r01 प्लस अल्फ़ा 2/r02 इंटू ये r0 इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया r0। ये किसके लिए हो गया, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूले देखे। तो सीरीज़ के लिए सिंपल आता है r01 अल्फ़ा 1 प्लस r02 अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई r01 प्लस r02, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। पैरेलल के लिए आता है अल्फ़ा 1/r01 प्लस अल्फ़ा 2/r02 इंटू r0। देखो r01 और r02 का r इक्विवेलेंट हो गया, तो इसको हम r इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। अगर मुझे इसको जनरलाइज करना होगा 3 में, तो r01 अल्फ़ा 1/r01 प्लस अल्फ़ा 2/r02 प्लस अल्फ़ा 3/r03 इंटू में r01 r02 और r03 का रिजल्टेंट, जो भी पैरेलल में रिजल्टेंट आता है वो। तो मेरे वाले 2 रिज़ल्ट याद होने चाहिए, तो इसको हमने सोल्व कर लिया।